दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैं आपको मंझोली की मैन ईटर शेरनी की स्टोरी सुना रहा था, जिसने कि सबसे पहले माया को मारा, फिर नत्थू को मारा और उसके बाद उसने पूनम के ऊपर भी अटैक करा, लेकिन पूनम की जान बच गई और उसके साथ में एक 50 साल की भागवती देवी थी, उनकी भी जान बच गई। और इसके बाद में उस शेरनी को मैन ईटर आदमखोर डिक्लेयर करके उसको गोली मारने के ऑर्डर जारी कर दिए गए। और इसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई वो सब मैं आपको आज मैं बताऊंगा, और आज ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद मैं कोई नई मैन ईटर टाइगर की स्टोरी लेके आऊँगा, और आप मेरे चैनल के साथ बने रहना दोस्तों। इसमें मैं नई नई मैन ईटर टाइगर की और लेपर्ड की स्टोरी सुनाता रहूँगा। इंद्राना और मझौली रोड से करीब 900 मीटर की गहराई पर, जहां से कि शंकरगढ़ की पहाड़ी शुरू हो जाती थी, वहां एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक कैंप बनाया गया, अस्थाई कैंप। और उस कैंप के बाहर दो पालतू हथनियां जो कि कान्हा नेशनल पार्क से मंगाई गई थी, उनको भी वहां पर बांधा गया था। ये सवारी की हथनियां थी जो कि पर्यटकों को कान्हा नेशनल पार्क में अंदर जंगल में घुमाया करती थी। और उस कैंप के अंदर शिकारी दल भी रुका हुआ था। रात का समय था। ये जो आदमखोर शेरनी थी, ये वहाँ पास से रात को शिकार की टोह में कहीं निकली तो इसकी निगाह उन हाथियों के ऊपर पड़ी। ये जो पालतू हाथी बंधे हुए थे, उनको देख करके वो शेरनी बहुत हैरान हुई, क्योंकि मझौली और उसके आसपास के जो जंगल हैं वहाँ पर जंगली हाथी नहीं पाए जाते हैं। और उस शेरनी के द्वारा इन हाथियों को पहली बार देखा गया था। और वो शेरनी बड़ी हैरान थी कि ये राक्षसी जानवर कौन से हैं, इतने बड़े बड़े जानवर कौन से हैं। और बड़े ही कौतूहलवश, बड़ी अपनी जिज्ञासा भरी उम्मीद के साथ में कि ये कौन से जानवर हैं, उसकी चेकिंग के लिए वो उस कैंप की तरफ आई। और एक पालतू हथनी राइट साइड में बंधी हुई थी, एक लेफ्ट साइड में बंधी हुई थी। उनके बीच में करीब 30-35 फीट का गैप था। वो शेरनी पीछे से आई और आकर के उस गैप के बीच में से वो निकलने लगी। वो हाथियों को बड़े ध्यान से देख रही थी और हाथियों को उस शेरनी की उपस्थिति का पता चल गया था, उसकी प्रेजेंट का पता चल गया था। ये जो हाथी होते हैं या हथनियाँ होती हैं, इनकी सूंघने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। हालांकि इनकी देखने की पावर उतनी बढ़िया नहीं होती, लेकिन ये इनकी सूंघने की पावर बहुत ही शक्तिशाली होती है। और सुनने की पावर भी इनकी अच्छी तेज होती है। इन पालतू हथनियों को शेरनी का एहसास हो गया था। और वैसे भी कान्हा नेशनल पार्क में उनका शेरनियों से मुलाकात उनकी होती रहती थी, उनकी भिड़ंत होती रहती थी। और ये हथनियाँ शेरनी की यूज टू थी। लेकिन वो जो मैन ईटर शेरनी थी, उसने इन हथनियों को पहली बार देखा, इतने भीमकाय जानवरों को पहली बार देखा। तो जब वो उनकी तरफ बढ़ी तो ये हथनियाँ जोर से चिंगारी, और इनका चिंगारने का मतलब ये था कि अपने महावत को बताना कि आसपास कहीं शेर है। और जब महावतों को उनकी चिंगार की आवाज़ पहुंची तो उनकी नींद खुली, पूरा कैंप जाग गया। और जो महावत थे वो तुरंत समझ गए कि हथनी ने या तो किसी शेर को देख लिया है या किसी लेपर्ड को देख लिया है, जिसकी वजह से वो चिंगार करके सूचना दे रही हैं। और तुरंत महावत बाहर आए और पूरा कैंप जाग गया। और शिकारी जो थे वो भी अपनी राइफलें लेकर के बाहर आए। ये जो शिकारी थे, इनमें एक परिहार थे, एक फॉरेस्ट गार्ड थे DL पांडे, और एक रेंज ऑफिसर थे TP दुबे। ये तीनों अपनी राइफलों को लेकर के और उसमें कारतूसों को भर के, मैगजीन को डाल करके ये बाहर आए। और साथ में महावत भी आ गए। 2 तेज सर्च लाइटें जलाई गई। उन सर्च लाइट की रोशनी में इन्होंने शेरनी को तेजी से वापस जंगल की तरफ भागते हुए देखा। शेरनी जिस रास्ते पर जा रही थी उस पर झाड़ियाँ झुकी हुई थी और दूर तक देखने में वो बाधा डाल रही थी। सर्च लाइट की तेज रोशनी में शिकारी दल उन बाधाओं को पार कर आगे बढ़ रहा था, शेरनी का पीछा कर रहा था। शेरनी पर जल्दी से वो गोली चलाने का उन शिकारी दल ने निश्चय किया। शेरनी झाड़ियों में तेजी से ओझल हो रही थी। शिकारी परिहार व पांडे ने राइफल का ट्रिगर दबा दिया
गोली के चलते ही शेरनी ने एक जोरदार गर्जना करी और अंधेरे में गायब हो गई। शेरनी की गर्जना से शिकारी दल को खतरे का एहसास हुआ कि किस प्रकार उनके द्वारा बगैर सोचे समझे एक आदमखोर शेरनी का रात को पीछा कर गोली चलाई गई, और अगर शेरनी के द्वारा पलटवार कर दिया जाता तो उनमें अपनी जान बचाने के लिए भगदड़ मच जाती, क्योंकि वे पैदल थे और रात के अंधेरे में शेरनी का पीछा कर गोली मारना अत्यंत साहसी व जोखिम वाला काम था। तो भी ये भागे का जोर ही समझो कि शेरनी गर्जना करके भाग गई। अगर वो पलट जाती तो अवश्य ही भयंकर दुर्घटना हो सकती थी। बड़ी सावधानी से वे लोग वापस कैंप तक आए। जोश ही जोश में वे करीब आधा किलोमीटर तक जंगल में अंदर चले गए थे। अगले दिन सुबह उस जगह पर वो शिकारी दल गया और वो ये देखने के लिए गया था कि शेरनी के गोली लगी है या नहीं लगी है, लेकिन वहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई निशान नहीं मिला कि शेरनी को कोई गोली लगी हुई हो। इससे इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शेरनी बच करके निकल गई थी। सुबह 11 बजे जब वापस शिकारी दल कैंप की तरफ आया तो 2 किसान भागते हुए उनके कैंप में आए और उन्होंने आकर के सूचना दी कि जो शंकरगढ़ की पहाड़ी है उसकी जड़ में उनकी एक सफ़ेद गाय को इस शेरनी के द्वारा उनकी आंखों के सामने ही मार डाला गया है। बहुत शोर मचाने के बावजूद भी उस शेरनी ने घुड़क करके इनको भगा दिया, और शेरनी के गुस्से वाले तेवर देख करके उनमें हिम्मत नहीं हुई और वो सीधे कैंप की तरफ आए। उन्हें पता था कि यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। सुबह 11 बजे 2 जने भागते हुए कैंप में आए तथा सूचना दी कि शंकरगढ़ की पहाड़ी की जड़ पर शेर ने उनकी गाय को मार दिया है। जिस जगह गाय का शिकार किया गया था, शेर उसको ड्रैग करके 200 मीटर दूर घाटी में ले गया था। हाथी पर बैठकर वो लोग उस घाटी में गए। वो घाटी गया थी मानसून में पानी के बहने से एक सकरी सी घाटी सी बन गई थी, जिसके किनारे पर आधी खाई गाय की बॉडी मिल गई। आनन फानन में उसके ऊपर हाथी का जो बैठने वाला होदा होता है, एक चारपाई नुमा एक चीज होती है, उसको होदा बोला जाता है। वो हाथी के ऊपर रखा जाता है और उसके ऊपर ही बैठ करके हाथी की सवारी की जाती है। उस होदे को पीपल के पेड़ के ऊपर 20-22 फीट की ऊंचाई पर रस्सियों के साथ मजबूत डाल पर बड़ी मजबूती से बांध दिया गया, और उसको आरामदायक बनाने के लिए उस पर गद्दे बिछा दिए गए, जिससे कि मचान आरामदायक भी बने और कोई उससे अगर कोई आवाज भी किसी तरह की ना करे। अगर कोई अपनी करवट बदलता है तो कोई आवाज भी ना आए। गाय की अगली टांगों को एक रस्सी के साथ बांध दिया गया ताकि टाइगर ड्रैग करके ना ले जा सके। पूरी तैयारी के साथ परिहार, डीएल पांडे फॉरेस्ट गार्ड थे जो, और रेंज ऑफिसर टीपी दुबे, ये 3 जने उस होदे पर बैठ गए। वो होदा जो कि एक मचान के रूप में पीपल के पेड़ के ऊपर बांधा गया था। मचान पर शिकारी दल ने अपना आसन शाम को 4 बजे जमाया था। सूरज डूबने के 1 घंटे बाद करीब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर से शेरनी की गुर्राहट की आवाज आई। आवाज केवल 2-3 बार सुनाई पड़ी थी। अंधेरा इतना ज्यादा था कि आंखों के आगे रखने पर भी हाथ नजर नहीं आता था। शेरनी के पास पूरी रात थी और उसके मारे गए शिकार पर लौटने का मौका 1000 में केवल एक ही था, और शिकारी दल इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। वो इस मौके का लाभ उठाना चाहता था, और इसलिए शिकारी दल पूरी रात उस आरामदायक मचान के ऊपर बैठने के लिए तैयार था। चांद निकलने का समय रात के 10 बजे का था। आंखों का काम कानों से लिया जा रहा था। तभी 9 बजे रात को किसी जानवर को पहाड़ से नीचे उतर कर आने की उस शिकारी दल को आवाज सुनाई पड़ी, और धीरे धीरे वो जो आवाज थी, वो जानवर के उतरने की जो आवाज थी, वो उस गाय के शिकार की तरफ ही उन्हें सुनाई पड़ी। लेकिन अंधेरा अधिक होने की वजह से उन्हें कोई भी जानवर नजर नहीं आया, और ना ही वो गाय भी नजर आ रही थी। हालांकि गाय सफेद रंग की थी, लेकिन फिर भी उसका भी कोई एहसास नहीं था। केवल आवाज से ही उनको पता चल रहा था कि कोई जानवर पहाड़ी से उतरता हुआ नीचे आया है। इसके कुछ देर के बाद उस जानवर के द्वारा मांस को खाने व बीच बीच में हड्डियों को चबाने की आवाज भी आने लगी। इस आवाज को सुनकर शिकारी दल की जो आशाएं थी वो एकदम आसमान तक ऊंची उठ गई, और
मरी हुई वो गाय सफ़ेद रंग की थी, तो भी अंधेरे में वो नज़र नहीं आ रही थी। तभी परिहार ने फॉरेस्ट गार्ड पांडे को गाय की तरफ सर्च लाइट डालने का इशारा किया। गाय के आसपास का सारा इलाका रोशनी से नहा उठा। वह शिकारी दल की आसमान तक ऊंची उठी हुई आशाएं धड़ाम से नीचे गिर गई, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि गाय की लाश के ऊपर शेरनी नहीं थी, एक जंगली बिल्ली वन विलाव जो बैठा था, वो गाय के शिकार पर भोजन का आनंद उठा रहा था और उसी के द्वारा बीच बीच में छोटी हड्डियों को तोड़ने की और मांस को खाने की जो आवाज आ रही थी, वो उसी वन विलाव के द्वारा की जा रही थी। वो वन विलाव सर्च लाइट डालने पर भी डरा नहीं, वो इधर उधर बड़े सावधानी से देख रहा था। उसको पूरी आशंका थी कि कहीं शेरनी ना आ जाए, और वो उस बॉडी को खाता भी जा रहा था, अपना पेट भरता जा रहा था। सर्च लाइट जलाने से मानव भक्षी शेरनी के शिकार पर पानी फिर गया था। अब मचान पर बैठने का कोई फायदा नहीं था, सो 3 बार जला बुझाकर सर्च लाइट से सवारी की हथनी को उस मचान के नीचे लाने का संकेत भेजा गया। वह शिकारी दल मचान से उतरकर कैंप चला गया और शेरनी के शिकार का यह दूसरा प्रयत्न भी असफल हो गया। 7 जनवरी सन 1984 का दिन था। मरी हुई गाय को वहां से हटा दिया गया और उसकी जगह पर वहां पर खूंटा गाड़ करके एक भैंस का बछड़ा बांध दिया गया, भैंस का बच्चा बांधा गया। और पिछले दिन की तरह शिकारी दल मचान पर जा बैठा। दिन धीरे धीरे रात में बदल गया और इस बार उन्होंने कटरे के गले में एक घंटी बांधी थी, ताकि घंटी की आवाज से रात के अंधेरे में उनको कटरे की भैंस के बच्चे की मूवमेंट का पता चलता रहे। वो सोया है या बैठा है या उसका शिकार हो गया है, ये सब घंटी बजेगी तो उस घंटी से उनको आइडिया रहेगा और साथ में उन्हें दिशा का भी ज्ञान रहेगा कि किस दिशा से घंटी की आवाज आ रही है। इसलिए उन्होंने उस भैंस के कटरे के गले में घंटी बांध दी थी। मचान पर शिकारी दल का सिथर होकर चुपचाप शांति से बैठना बहुत कठिन हो रहा था, क्योंकि मच्छरों का झुंड अपना टैक्स वसूल करने में लगा हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मच्छरों की वसूली और कठोर होती चली गई। मच्छर काट तो रहे थे, कान में संगीत भी बजा रहे थे। ऐसे में शांत बैठना कठिन हो रहा था और हिलने डुलने की वजह से शेरनी की निगाह में आ जाने का डर था, क्योंकि शेरों की रात को देखने की काबिलियत असाधारण रूप से बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, ऐसा होता है कि हम इंसान जब जंगल में जाते हैं तो यहाँ तो तेल लगाते हैं सर पे, वो खुशबू वाला तेल होता है, या क्रीम लगाते हैं फेस पे या हाथों में, और उसमें भी एक खुशबू समाई होती है, या साबुन, खुशबू वाले साबुन से हम नहाते हैं तो वो खुशबू रह जाती है। और ये जो जंगल के जानवर होते हैं, ये खुशबू से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और ख़ासकर ये जो मच्छर होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, या फिर दिन का अगर समय हो तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं, शहद की मक्खियाँ, वो भी बहुत अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए जंगल में कभी भी जाना चाहिए तो खुशबू वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे आपको जंगली जानवरों से तो खतरा क्या होगा, जो शहद की मक्खियां हैं वो भी हमलावर हो जाती हैं, वो भी आपके सिर के आसपास मंडराती रहेंगी, उनको खुशबू आएगी तो वो मंडराती रहेंगी आपके आसपास। और इसके अलावा जंगल में जो हाथी होता है और जो भालू होता है, रीछ, इनकी सूंघने की पावर बहुत तेज होती है और ये दूर से ही खुशबू को सूंघ लेते हैं और सूंघ करके उनको पता चल जाता है। और इसलिए अगर आप जंगल में कभी भी जाओ और वाइल्ड लाइफ का आनंद उठाना चाहते हो तो खुशबू वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब शिकारी दल का मचान पर बैठना कठिन हो गया तो सर्च लाइट का मैसेज देकर वे वापस कैंप चले गए और कटरे को वहीं बंधा रहने दिया गया। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से कुछ पहले शिकारी दल हथनी पर सवार होकर कटरे की देखभाल के लिए गया। जब वे वहां पहुंचे, हल्का हल्का दिन निकल आया था और कटरा गायब था। रात को हल्की बारिश हुई थी, जिससे शेरनी के पंचिन्ह एकदम साफ नजर आ रहे थे। संघर्ष के निशान भी थे। कुछ गज तक घसीट के निशानों का पीछा किया गया, लेकिन उसके बाद मानव भक्षी शेरनी घसीट का कोई निशान छोड़े बिना एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर पांव रखकर चली गई थी। 2 हथनी के द्वारा उस शेरनी का पीछा किया जा रहा था। एक हथनी के ऊपर तो होदा बंधा था और दूसरी हथनी बगैर होदे की थी। होदा मतलब दोस्तों
शेरनी की पीठ पर एक चारपाई नुमा एक चीज होती है और उसके ऊपर ही 4 जने बैठते हैं। उसको होदा बोला जाता है। और एक होदा से तो मचान बना दी गई थी और एक होदा ही एक हथनी के ऊपर बंधा हुआ था, तो उस पर शिकारी दल बैठा हुआ था। और जो दूसरी हथनी थी उस पर केवल महावत बैठा हुआ था उसके गर्दन पर, और वो 2 हाथियों के द्वारा उस शेरनी के जो ड्रैगिंग का निशान था उसका पीछा किया जा रहा था। शिकारी दल के द्वारा गोल गोल चक्कर लगा करके उस जगह का पता लगा लिया गया जहां से होकर वो पहाड़ी के ऊपर वो शेरनी गई थी। जिस जगह शेरनी अपना शिकार लेकर गई थी वहां भारी संख्या में झाड़ झंखाड़ उगा हुआ था। पीछा करना कठिन हो रहा था। करीब 100 फीट की चढ़ाई चढ़कर समतल छोटी सी जगह आई। इसी जंगल में शेरनी अपना शिकार लेकर आई थी। जब यह देखने के लिए शिकारी दल रुका कि शेरनी का शिकार किस दिशा में होगा, तभी उनकी राइट साइड दिशा में एक मंद किंतु गंभीर गुर्राहट की आवाज आई। पूरे 2 मिनट तक राइफल संभाले शिकारी दल इंतजार करते रहे। तभी जिस जगह से गुर्राहट की आवाज आई थी, झाड़ियों के ऊपर के सिरे उनको हिलते हुए नजर आए। हथनियों को तेजी से उस दिशा की तरफ बढ़ाया गया। शेरनी के द्वारा दोबारा से तेज गुर्राहट की गई, जो स्पष्टतः एक वार्निंग थी उस शिकारी दल को कि अगर वो उसका पीछा करेंगे तो शेरनी के द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन ये सवारी के हाथी काना पार्क से लाए गए थे और ये शेरों के यूज्ड टू थे, सो वह निरंतर आगे बढ़ते गए। शेरनी का इतने बड़े जानवरों से पहली बार पाला पड़ा था। मझोली में जंगली हाथी नहीं मिलते हैं। सो शेरनी जो भैंस के बच्चे को वहां खा रही थी, उसकी बाड़ी से वो उठी। वह 10 कदम दूर एक झाड़ी में जाकर बैठ गई। वो गर्दन निकालकर बाहर देख रही थी, हालात का जायजा ले रही थी। सोचती थी कि ये लोग चले जाएंगे तो वो दोबारा गोश्त को खाने आ जाएगी। किंतु झाड़ी में छिपी शेरनी पर निशाना लेना कठिन था। शेरनी को घायल कर देने या पंगु कर देने वाली गोली चलाना ठीक नहीं था। तभी शेरनी उठ खड़ी हुई। वह जैसे ही मुड़कर पीछे को जाने लगी, परिहार व पांडे ने निशाना लेकर गोली छोड़ दी। गोली की आवाज से पेड़ों पर बैठे पंछी आसमान की तरफ उड़ गए। एक गोली शेरनी की बाई पसली में लगी और दूसरी शेरनी के बगल में एक चट्टान से टकरा करके रिबाउंड होकर वहां से पलट करके शेरनी को लगी। और जैसे ही गोली शेरनी को लगी, शेरनी सीधी 6-7 फुट हवा में ऊपर को उछल गई। और जैसे ही शेरनी ऊपर को उछली और धड़ाम से नीचे गिरी, और उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गई। कोई उसमें हलचल नहीं, कोई हिली डुली नहीं, बिल्कुल निश्चल होकर के वो जमीन पर एक पत्थर गिर रहा जाकर गिरी। शेरनी ना कराही ना गर्जी और बेदम होकर एक करवट पड़ी हुई थी। शेरनी को नीचे लाया गया, वो मर चुकी थी और जीप के बोनेट पर रखकर तिरपाल से ढक दिया गया शेरनी को। और मझोली के मंदिर से शेरनी के मारे जाने की घोषणा कर दी गई। कैंप में ले जाकर के शेरनी के शरीर का एग्जामिन किया गया, उसकी परीक्षा की गई और उसके बाद शेरनी का बोनेट के ऊपर डाल करके उसका जुलूस निकाला गया मझोली के अंदर, ताकि लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो सके और उनको पता चल जाए कि शेरनी मारी जा चुकी है। लेकिन मेरे अपने पर्सनल ख्याल से ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है कि शेर को मार करके उसका ऐसे जुलूस निकालना सही नहीं है। वो हमारा एक राष्ट्रीय पशु है। पुलिस वाले, जंगलात वाले और अन्य लोग उस शेरनी के साथ फोटो खिंचाने के लिए उतावले हुए पड़े थे और कुछ पुलिस वाले और लोग फोटो भी खिंचा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि बैगा आदिवासी उस शेरनी की बॉडी को नफरत की निगाह से नहीं देख रहे थे। वो तो उस शेरनी को छू रहे थे और कई बैगा लोग तो नीचे झुक करके माथा टेक रहे थे शेरनी को। और उन्होंने पुलिस वालों को और शिकारी को बोला कि ये तो मानव भक्षी शेरनी थी, इसको तो आप लोगों ने मार दिया, लेकिन किसी और शेर को आप मत मारना, क्योंकि ये जो शेर है ये हमारा देवता है और देवता को आप लोग मत मारना। शेरनी एकदम हेल्दी थी, उसका वजन 170 किलोग्राम निकला।
शेरनी को जमीन पर लेटा करके उसकी नाक के पास एक खूंटा गाड़ दिया गया और उसकी कमर को सीधा करके और पूंछ को सीधा करके एक दूसरा खूंटा गाड़ा गया और बाद में शेरनी की बॉडी को हटा दिया गया और दोनों खूंटों के बीच का जो नाप था वो करीब 280 सेंटीमीटर का था। और अगर 1 मीटर की उसकी पूंछ की लंबाई को हटा दिया जाए तो शेरनी की जो लंबाई थी वो 180 सेंटीमीटर की शेरनी की लंबाई थी और उसकी जो ऊंचाई थी शेरनी के कंधे तक, शोल्डर तक उसकी ऊंचाई करीब 40 सेंटीमीटर की थी। शेरनी के अगले हाथों की जो कलाई का घेरा था, अगले हाथों की कलाई का घेरा 30 सेंटीमीटर का था और पिछली जो पैर थे उसकी कलाई का घेरा 25 सेंटीमीटर का था। उसका अगला पंजा 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा था और जो पिछला पंजा था वो 10 सेंटीमीटर लंबा व 8 सेंटीमीटर चौड़ा था। उसके चारों कैनाइन दांत और उसके पंजों के नाखून बिल्कुल सही सलामत थे। वो एक पूर्ण रूप से स्वस्थ शेरनी थी जिसकी उम्र 7 और 8 साल आकी गई थी। और वो क्यों मैन ईटर बन गई उसका कारण ये बताया गया कि उसके पास बच्चे थे और जंगल में लकड़ उठाने वाले जो लोग थे वो अचानक उसके पास पहुंच गए और इस वजह से शेरनी भूखी थी और उसके द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया गया था। सबसे पहले उसके द्वारा माया को मारा गया था और माया ने झाड़ी के अंदर बैठी हुई शेरनी को उकसाया था पत्थर मार करके। उसको लगा था कि उसका जो कुत्ता पीछे कर रहे थे गांव से, जब वो मझोली से चली थी तो कुत्ते माया के पीछे चले थे और उन कुत्तों को वो मारकर भगा रही थी। और जब झाड़ी में कुछ हलचल हुई थी तो उसको लगा था माया को कि वो कुत्ते झाड़ी में ही हैं, उनको भगाने के लिए उसने पत्थर मारे और दरअसल में उस झाड़ी के अंदर शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। तो इस प्रकार उस शेरनी को परेशान किया गया और जब शेरनी के द्वारा माया को मार डाला गया तो उसको इंसान की ताकत का पता चला और धीरे धीरे वो इंसानों के प्रति उसका डर खत्म हो गया और वो एक मैन ईटर शेरनी इस्टेब्लिश हो गई। इस प्रकार इस शेरनी के मैन ईटर बनने में इंसानों का ही हाथ था, लेकिन फिर भी इस शेरनी को मानव भक्षी डिक्लेयर करके मार डाला गया क्योंकि बाद में वो जो मझोली गांव उसके और आसपास का जो इलाका था वहां पे डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया था, इसलिए उस शेरनी को मार डाला गया था। जंगली जानवरों को काबू कर मारने में सक्षम सभी हथियारों से वो शेरनी पूरी तरह से लैस थी और इस प्रकार इस आदमखोर शेरनी की कहानी का अंत होता है और ये शेरनी फाइनली मारी गई। इसके बाद मैं आपको कोई नई मैन ईटर टाइगर की स्टोरी लेके आऊंगा। तब तक मेरे साथियों अपना ख्याल रखना। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।